हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका जनवरी 2024 में हुआ है। उसमें जो हिंदी शिक्षण के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे हिंदी आपका 30 नंबर का आता है तो 15 जो होता है वो अपठित गद्यांश पद्यांश से होता है, तो उन 15 पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 30 तक जो कि हिंदी शिक्षण के प्रश्न थे उन प्रश्नों को देखेंगे और उन ऑप्शंस का जो आपके ऑप्शन दिए गए इनका विश्लेषण भी करेंगे और ये समझेंगे कि कौन से परिभाषिक शब्द जो है इसमें प्रयोग किए गए हैं, ताकि आगे आने वाली परीक्षा में अगर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं, चाहे वो पेडागॉजी से संबंधित हो या किसी भी विषय से संबंधित हो, अगर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं, जबकि हमने बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ा हुआ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रश्न को घुमाकर पूछते हैं और कुछ ऐसे शब्द वहाँ पर दे देते हैं जिनका अर्थ हम नहीं जानते हैं, या उस शब्द का हम दूसरा कोई उसके संदर्भ में अन्य शब्द को हम जानते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। यानी कि मान लीजिए कोई टीचर है और उसने अपने बच्चों को कोई छोटी सी कहानी या कोई पाठ्य सामग्री, वो नाटक भी हो सकता है, वो पढ़ने के लिए दिया और उसने कहा कि आप अपना इसमें दृष्टिकोण क्या होगा आपका, इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा कीजिए। तो जो अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों में किस चीज़ की विकास करने की चेष्टा कर रही है। ऑप्शन एक है उच्च स्तरीय भाषा कौशल, दूसरा है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, तीसरा है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, चौथा है समालोचनात्मक भाषा विकास। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। क्योंकि साक्षर होने का मतलब सिर्फ लिख लेना नहीं होता है, बल्कि उस जब बच्चे जो है उस कहानी को पढ़ेंगे तो उस पर अपने न्याय को, पाठ्य सामग्री के अर्थ को और अपने विचारों पर चर्चा करेंगे। यानी जैसे एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को अपना विचार बताएगा और दूसरा विद्यार्थी उसे अपना विचार बताएगा, तो ये क्या हो गया, समालोचनात्मक हो गया और ये साक्षरता कौशल हुआ। यहाँ पर भाषा विकास नहीं हो रहा। देखिए समालोचनात्मक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, ऑप्शन नंबर 2 और 4, तो जो चौथा ऑप्शन है वहाँ पर देखें तो भाषा विकास, तो चूँकि वो पढ़ने के लिए दे रही तो जाहिर सी बात है उन्हें भाषा विकास पहले ही हो चुका है, वो पढ़ना जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साक्षरता कौशल प्रयोग होगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17। अंतर्भाषिक पहचान क्या है। पहला, शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या सम आश्वासन है। दूसरा, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। चौथा, शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। अब जैसा देखिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले ही वीडियो में। यहाँ पर कुछ शब्द, एक तो आपका आया है सहजात भाषा और दूसरा आपका आया है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा को हम द्वितीय भाषा भी कह सकते हैं और सहजात भाषा जो होती है वो हमारी प्रारंभिक भाषा होती है जो हम पहले से सीख कर विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो अंतर्भाषिक पहचान क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। यानी कि जब बच्चा विद्यालय आ रहा है तो उसके पहले उसके पास कौन सी भाषा है, सहजात भाषा है, और जब वो विद्यालय में आकर भाषा का अधिगम करेगा तो वो कौन सी भाषा होगी, लक्ष्य भाषा होगी। तो यहाँ पर जो कुछ निर्णय हैं या कुछ समानताएं हैं वो दोनों भाषा में समान होती है। कुछ तो वो जो बोल रहा है और जो आप पढ़ाएंगे उसे, तो कुछ चीज़ें वो पहले से जानता है, तो जाहिर सी बात उनमें क्या है, समानता है। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई टीचर है, उसने किसी कहानी को इंग्लिश में सुनाया बच्चों को और उसने बच्चों से कहा कि जैसे एक बच्चा है तो 3-4 बच्चों का ग्रुप बना ले और उसे जो भी भाषा आती हो वो अपनी भाषा में उन 3-4 बच्चों को कहानी सुनाए। ऐसा जो है अलग अलग जो है सभी क्लास में जितने बच्चे समूह बनाकर इस प्रकार से कहानी को सुनाए और उसके बाद जब सभी लोग कहानी सुना लें तो क्लास में यही कहानी को सामान्य भाषा में सुनाए।
तो इसको हम किस विधि के नाम से या किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति के नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परभाषा व्यवहार, जिसे हम ट्रांसलैंग्वेजिंग भी कहते हैं। परभाषा व्यवहार यानी कि दूसरों की भाषा के द्वारा व्यवहार। जाहिर सी बात है कि उस कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे, ऐसा मैंने भी कई बार क्लास में देखा कि सभी बच्चों की भाषाएं, ऐसा होता है क्लास में सभी बच्चे जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही जानते हैं, कुछ बच्चे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों जानते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं वो भले उस भाषा का पूर्ण ज्ञान न रखते हो, लेकिन राजस्थानी, बंगाली और उड़िया भी बोल लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे मराठी भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जब वो बच्चा मराठी में या बंगाली में कहानी सुनाएगा तो जो 3-4 बच्चे सुनेंगे वो उसे समझेंगे, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वहाँ पे ये परभाषा व्यवहार हो जाएगा, यानी कि दूसरों की भाषा से व्यवहार। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। यानी उसने कहा कि आप 10 वाक्य की कोई कहानी लिखिए। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। यानी एक बार मान लीजिए कि हम 2 हैं, तो एक बार मैंने पढ़ा, किसी और ने लिखा, फिर उसने अगली लाइन को पढ़ा, फिर उस चीज़ को मैंने लिखा। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी को पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पारस्परिक श्रुतलेख, पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण या वाक्य श्रुतलेख। सबसे पहले लेखन तो आप जानते हैं, श्रुतलेख में बता दो। श्रुतलेख होता है कि सुनकर लिखना, उसे तो आप आलेख के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो श्रुतलेख होता है, जैसे मैं कक्षा में गई, वैसे तो ये हमारा, जब मैं पढ़ाती थी तो डेली का काम होता था। जैसे हम 5 शब्द देते हैं बच्चों को, उसे इंग्लिश में हम डिक्टेशन बोलते हैं और हिंदी में श्रुतलेख बोलते हैं। 5 शब्द जो पाठ हमें आज पढ़ाना है, जितना पैराग्राफ हम पढ़ा पाएंगे, उसी पैराग्राफ से मैं कोई 5 शब्द बोलूँगी, बच्चे लिखेंगे। लिखने के बाद अब उनको उसकी सही वर्तनी तो पता नहीं, वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। फिर उन्हीं 5 शब्दों की वर्तनी को मैं बोर्ड पे लिखूँगी। बच्चे उस चीज़ को क्या करेंगे, आपस में जो अगल बगल उनके विद्यार्थी बैठे हैं, अपनी कॉपी एक दूसरे को देंगे। तो यहाँ पे ये पारस्परिक हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम 2 विद्यार्थी हैं, तो मेरी कॉपी पे जो 5 शब्द लिखेंगे उसको दूसरा विद्यार्थी चेक करेगा और उस विद्यार्थी की कॉपी मैं चेक करूँगी। ये आपका पारस्परिक श्रुतलेख हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहानी लेखन की बात हुई है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पारस्परिक लेखन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पारस्परिक लेखन नहीं बल्कि पारस्परिक श्रुतलेख हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुना और फिर लिखा और आपस में वो एक दूसरे से चीज़ों को डिस्कस करें। मैं बोल रही हूँ, वो लिख रही है, फिर वो बोल रही है, मैं लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे पारस्परिक होगा और साथ ही में श्रुतलेख हो जाएगा, यानी कि सुनकर लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 है अध्ययन कौशल, दूसरा समालोचनात्मक चिंतन, तीसरा सरसरी तौर पर पठन, चौथा बारीकी से पठन। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द है आपका विशिष्ट जानकारी। सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए करेगी तो वो क्या करेगी, आपका समालोचनात्मक चिंतन करेगी यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ उसको मेन हेडिंग ही देखनी है, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा सरसरी तौर पर पठन और अध्ययन कौशल तो यहाँ पे होगा नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बारीकी से पठन। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बारीकी से पठन, क्योंकि उसको विशिष्ट जानकारी प्राप्त करनी है। जब तक वो बारीकी से पठन नहीं करेगी तब तक वो विशिष्ट जानकारी को नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि जब वो बारीकी से पढ़ेगी तभी वह जान पाएगी कि समाचार पत्र से क्या उसके लायक है और क्या उसके लायक नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? देखिए व्याकरण शिक्षण आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द आपके लिए आ गया है, प्रक्रियात्मक। आपने इस चीज़ को भी पढ़ा, लेकिन ये शब्द आपने नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 1 है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। ऑप्शन 2 है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए। तीसरा व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान और चौथा व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ज्ञान पूछता तो शायद इसमें से बहुत सारे ऑप्शन सही लग रहे थे, लेकिन प्रक्रियात्मक पूछा इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
यह जानना कि व्याकरणिक जो प्रश्न होते हैं या जो व्याकरणिक तत्व हैं हम उसको हल कैसे करें, वो क्या हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले आप ध्यान रख लें कि जो श्रेया है वो पंजाब से कहाँ जा रही है, तमिलनाडु जा रही है। और चूँकि वो पंजाब में रहती थी तो मातृभाषा के कारण पंजाबी उसे पहले से आती है। और जब वो पंजाब के स्कूल में गई तो उसने द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी सीख लिया। और उसके बाद जब वो तमिलनाडु जाती है तो अपनी पड़ोसियों की मदद से तमिल को बोलना और पढ़ना भी सीख लिया है। अब आइए देखते हैं जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। ये चार कथन दिए गए हैं। पहला है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तीसरा है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। चौथा है सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का अंतर पता होना आवश्यक है। भाषा अर्जन जो होता है वो व्यवहारिक रूप से आपका होता है, लेकिन जो भाषा अधिगम होता है वो औपचारिक रूप से होता है। यानी हमने जो वातावरण के कारण यानी अपने व्यवहार के कारण, दैनिक उपयोग के कारण जिस भाषा को सीखा है, जिस भाषा को अर्जित किया है उसे हम कहेंगे भाषा अर्जन। और जिस भाषा को हमने विद्यालय में जाकर या कहीं जाकर औपचारिक रूप से सीखा है उसे हम कहेंगे भाषा अधिगम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो जो पंजाबी और तमिल है उसकी भाषा अर्जन है और अंग्रेजी जो है वो भाषा अधिगम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये था प्रश्न संख्या आपका 22। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, अगर यहाँ पे आपको किसी भाषा का इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप अपनी भाषा जिस भी क्षेत्र के आप हैं उस क्षेत्र से जोड़कर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मलयालम की जगह हिंदी रख लीजिए। मान लीजिए एक विशेष समुदाय में हिंदी बोली जा रही है, जैसे यहाँ पर हिंदी बोली जा रही है और यहीं से थोड़ी सी अलग यानी थोड़ी सी ही दूरी पर दूसरों के द्वारा जो हिंदी बोली जा रही है वो यहाँ की हिंदी से थोड़ा अलग है। यानी आप ये मानकर चलिए कि दो गांव हैं या एक ही गांव में बोली जाने वाली हिंदी जो है वो दो प्रकार की है। तो जो विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही हिंदी इसको हम किस रूप में जानेंगे। फिलहाल यहाँ मलयालम है तो हम मलयालम को ही देखेंगे कि ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों मलयालम ही, तो भिन्न भिन्न भाषाएं कैसे हो गई। मलयालम के दो प्रकार, मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक बोली। इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम की सामाजिक बोली, क्योंकि यहाँ पर जो बोलियों में भिन्नता आपको दिख रही है वो समाज के कारण दिख रही है। ठीक है, क्षेत्रीय बोली तो एक ही होगी और मलयालम के दो प्रकार ये भी नहीं होगा और भिन्न भिन्न भाषाएं भी नहीं होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मलयालम की सामाजिक बोली के कारण विशेष समुदाय और थोड़ी ही दूरी पर जो समुदाय है उसके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा मलयालम है उनमें भिन्नता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। त्रिभाषा सूत्र के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए आप भी जानते हैं त्रिभाषा सूत्र कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न को किस तरीके से घुमाकर पूछा गया है तो हम इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं। पहला है पूछा कौन सा कथन सही है कि मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। दूसरा, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तीसरा, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। और चौथा है मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे क्या आ जाएगी, क्षेत्रीय भाषा आ जाएगी, दूसरे पे हिंदी या अंग्रेजी आ जाएगी और तीसरे नंबर पर हम कोई भी एक विदेशी भाषा ले सकते हैं, कोई भी हो।
तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषा क्या है, प्रथम भाषा के रूप में है। आप देख लें कि कहीं भी ये ऑप्शन आपको और नहीं दिख रहा है, चाहे ऑप्शन 1 में होगा तो अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में दिया है, तीसरे में देखेंगे तो स्थानीय भाषा दी गई है, और चौथे में देखेंगे तो हिंदी प्रथम भाषा के रूप में दी गई है। तो ऐसे भी आप इसे हल कर सकते हैं कि ये तीनों तो अपने आप ही गलत हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में त्रिभाषा सूत्र में उल्लिखित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। सबसे पहले प्रश्न ही देख लेते हैं, ऑप्शंस फिर देखेंगे। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम को, इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। ये जो शब्द हैं परिवार, संबंध और भावनाएं, इन शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाने के लिए दिया गया है। तो हमको ये पता करना है कि शब्द संपदा के किस के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 1 है शब्द जाल, दूसरा थीम आधारित शब्दावली, तीसरा शब्द समूह और चौथा है आपका समूह शब्दावली। एक बार आप प्रश्न को फिर से देख लें। परिवार, संबंध और भावनाएं, इन तीनों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाना है, तो कौन सी शब्द संपदा अधिगम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, थीम आधारित शब्दावली, क्योंकि यहाँ एक विशेष थीम दे दिया गया, परिवार, संबंध, भावना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनसे संबंधित में जितने भी शब्द और वाक्य का पता लगाएंगे विद्यार्थी, वो थीम आधारित शब्दावली के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी आपका शब्द जाल, शब्द समूह और समूह शब्दावली, ये थोड़े बड़े टॉपिक हो जाएंगे, तो इनको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 26। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे आप ZPD के नाम से भी जानते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मॉडल पठन, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा पारस्परिक शिक्षण और चौथा है संरचनात्मक उपागम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं वो समूह बनाकर सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं, इसलिए पारस्परिक शिक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 27। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। यानी दैनिक जीवन में हम जिससे भी बात कर रहे हैं अपने सामने, तो वहाँ पे जो अंतःक्रिया होगी उस भाषा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, दूसरा संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता, तीसरा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल और चौथा है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। यहाँ पर देखिए, अब आप ऑप्शन को ऐसे भी कर सकते हैं, जब वो प्रयोग कर रहा है तो निपुणता और प्रवीणता लगभग एक ही जैसे हो गए, तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर देखिए अगर वो अंतःक्रिया हो रही है तो निश्चित रूप से संप्रेषण हो रहा है। ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब यहाँ पर या तो तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ संप्रेषणात्मक भाषा कौशल है, जबकि यहाँ पर हम ये देखें तो जो दैनिक जीवन के लिए किया गया है तो यहाँ पे बुनियादी भी आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल इसका सही उत्तर है। और इसको किसने दिया था, तो जिम कमिंस ने इसको दिया था। इसके अलावा ये आपका जो अंतर्वैयक्तिक है और संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता है और ये तीसरा है ही, ये तीनों ही जिम कमिंस ने दिए हैं। प्रश्न संख्या 28 है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रश्न ध्यान में रखिएगा, हमें बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो किसके लिए है। ऑप्शन 1 है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, दूसरा उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तीसरा उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार करने की ज़रूरत है, चौथा है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हम ऑप्शंस को ही देख लें। जब उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों के लिए हो सकता है ना। उपचारात्मक शिक्षण वो शिक्षक के लिए भी हो सकता है और विद्यार्थी के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर केवल शिक्षार्थी है इसलिए ये गलत, और यहाँ पे केवल अध्यापक है इसलिए गलत। अब पहला है अधिक अंक लाना कभी भी मेन उद्देश्य मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता किसी भी शिक्षण का, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। हो सकता है हम जिस विधि से शिक्षा दे रहे हों, अपनी क्लास में शिक्षण विधियों का उपयोग कर रहे हों, उन्हें हमें बदलने की या उसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत हो। ऐसा होता है क्योंकि कई बार हम बच्चे की परिस्थिति को देखते हुए उनमें बदलाव करते हैं। तो इसलिए अध्यापकों को भी आवश्यकता है और शिक्षार्थियों को भी, अगर वो किसी विधि से समझ नहीं पा रहा है किसी भी पाठ्य वस्तु को, तो उसे दूसरी विधि से समझ सकता है, इसलिए उसमें बदलाव या सुधार हो सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए हैं जिन्हें कि अपने शिक्षण विधियों में समझने या बदलने या सुधार लाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। दूसरा, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। तीसरा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। चौथा, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। अब यहाँ भी देखिए, हम ऑप्शन के द्वारा इसका विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है संकेत भाषा में व्याकरण होती है और यहाँ पर दिया है व्याकरण नहीं होती है। या तो होती होगी या नहीं होती होगी, दोनों में से एक ही होगा। तो ये दोनों तो सही ही हैं, हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि संकेत भाषा में भी एक व्याकरण होती है, लेकिन वो हमारे व्याकरण से भिन्न होती है। क्योंकि जो सांकेतिक भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है वो हस्तचालित वर्णमाला यानी कि अंगुली वर्तनी का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप नोट भी कर लें कि सांकेतिक भाषा में हस्तचालित वर्णमाला यानी कि अंगुली वर्तनी का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है बधिर लोगों के समुदाय के लिए विशेष रूप से प्रयोग होती है। यहाँ पर जो श्रवणीय ध्वनि पैटर्न है, यानी जिसे हम सुनकर जिन ध्वनियों को हम सुनते हैं उनकी बजाय श्रवणीय ध्वनि पैटर्न में संप्रेषण के बजाय दृश्य रूप में सांकेतिक पैटर्न जो कि हस्तचालित होते हैं या हमारे किसी अंग से उन्हें कोई संकेत मिल रहा हो, इसके द्वारा उनका संप्रेषण होता है, यानी कि सुनने की बजाय देखकर होता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? पहला है आनंद के लिए पठन। दूसरा, सराहना बोध के लिए पठन। तीसरा, बहिर्वेशन जिसे हम इंग्लिश में एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं उसके लिए पठन। चौथा है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। क्योंकि जब तक हमें व्याकरण ज्ञान नहीं होगा, चीज़ों को हम सही तरीके से न तो पढ़ सकते हैं ना सीख सकते हैं, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण अधिगम के लिए पठन विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। बाकी आनंद के लिए पठन, सराहना बोध के लिए पठन और बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन इसके लिए पठन, ये क्या है, विस्तृत पठन का उद्देश्य है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बहिर्वेशन। ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है, एक्स्ट्रापोलेशन। ये क्या होता है? व्यापक पढ़ना यानी कि व्यापक रूप से पढ़ना पाठकों को विभिन्न संदर्भों और स्थितियों से अवगत कराता है। यानी हम व्यापक स्तर पर बहुत सारी किताबों का, विभिन्न प्रकार की किताबों का अध्ययन करें तो हम विभिन्न संदर्भों से परिचित होंगे और स्थितियों से अवगत होंगे। निष्कर्ष निकालने को और अपनी समझ को विस्तृत कर सकते हैं। यानी कोई भी परिस्थिति या नई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम उस परिस्थिति का निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपनी समझ को उस स्थिति पर लागू कर सकते हैं। ये है आपका एक्स्ट्रापोलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली देखेंगे और 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, 5वां टॉपिक भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।